मजबूर पिता की वसीयत जिसे सुन बेटों के होश उड़ गए। मजबूर पिता जगन्नाथ जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सावित्री देवी जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना रहे थे। इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। पिता ने पूछा, क्या हो गया? कुछ नहीं, 10,000 रुपये चाहिए। बेटा बोला, पिताजी आपको तो पता है मेरी कार को रिपेयर कराना है। अच्छा है, ठीक है, सावित्री जरा चाबी देना। सावित्री जी अपने कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा भी जाता ही है कि छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, 12,000 रुपये चाहिए थे, ज़रा दीजिए तो मेरी तनख्वाह आ जाएगी, तब दे दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर चुप हो जाते कि क्या फर्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो जगन्नाथ जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर जगन्नाथ जी ठहाका लगाकर हंस देते। सावित्री जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत उड़ाओ, परंतु जगन्नाथ जी नहीं मानते। जगन्नाथ जी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती। सावित्री जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप इतने भोले हैं, आज के ज़माने में अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वह तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। ये विचार करते हुए सावित्री जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में जगन्नाथ जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। सावित्री जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। जगन्नाथ जी बोले, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? जगन्नाथ जी ने चुटकी लेते हुए कहा, आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 15-16 साल का एक नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर का काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में खुद भी तो सविता जी काम नहीं कर सकती थी। बोली, और वैसे भी मुझे चाय बनानी आती है। जगन्नाथ जी बोले, श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए जगन्नाथ जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए जगन्नाथ जी ने चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थीं। शाम को सावित्री जी और जगन्नाथ जी रोज की तरह सैर सपाटे करने के लिए बाहर निकले। सावित्री जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें जगन्नाथ जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाए इससे पहले ही दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सावित्री जी ने स्वयं को अस्पताल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही जगन्नाथ जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया, जगन्नाथ जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। ये सुनते ही ड्रिप उतार कर उठ खड़ी हो गई और चल पड़ी, आज दर्द में भी। इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और सावित्री जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ
जगन्नाथ जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। जगन्नाथ जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर सावित्री जी बस उन्हें देखते ही देखते रह गईं। कुछ देर पहले तो जगन्नाथ जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर कर रहे थे। वे अस्पताल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। सावित्री जी खुद को संभालते हुए बोल उठी, न देखिए, आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते सावित्री जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। सावित्री जी को अस्पताल के बेड पर लेटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। जगन्नाथ जी की चिंता ही सावित्री जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद की सावित्री जी अपने पति के साथ बिताए मीठे लम्हों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज़ आई। बड़ी माँ आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। सावित्री जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। सावित्री जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सोनू का स्नेह देखकर सावित्री जी को कुछ हौसला हुआ। उन्होंने लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, सावित्री जी आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें जगन्नाथ जी के पास ले गया। जगन्नाथ जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया गया। ये देखकर सावित्री जी दर्द और चिंता से भर गईं, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर जगन्नाथ जी की ओर देखकर मुस्कुराईं और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो घर आ गई। घर पर आने के बाद तो जैसे सावित्री जी और जगन्नाथ जी की जिंदगी पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। जगन्नाथ जी की दवा पानी सब सावित्री जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया तो सावित्री जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी हम किसी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप ये काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। तभी सावित्री जी बेटों को दवाइयाँ फल लाने को कहती हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देते हुए बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो खर्चे की। इन बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह जानती थी कि बेटों को ये सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाऊजी बाऊजी करते हुए आ जाते थे। अब बाऊजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गए। बेटे बहू की जल्दी कटी बातें सुनकर सावित्री जी कमरे में आईं तो देखा जगन्नाथ जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जगन्नाथ जी सावित्री जी को देखकर बोले, मैंने अपने भी दोनों बेटों अपने दोनों हाथ समझकर रखा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन सावित्री तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए सावित्री जी बोली। राजू जो पास में ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था, सावित्री जी से बोला,
अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्हीं के पास हो। ये सब सुनते ही सावित्री जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वह तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? सावित्री जी ने बोला। बहू थोड़ा सा कुछ फुसफुसाते हुए बोली, जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसे लुटाने में ऐसी लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर लग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सावित्री जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गईं। अगले दिन जब सावित्री जी सोकर उठी तो देखा जगन्नाथ जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को दे हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता है घर में पैसों की तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया। समझते क्यों नहीं है, हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि फालतू के काम करते रहें। बाबूजी को लेकर सावित्री जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में राजू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए राजू ने कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे और फल लाने के लिए मैंने पैसे उधार लिए हैं। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बोला। बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन सावित्री जी और जगन्नाथ जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में सावित्री जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने भी पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है राजू। राजू बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वे भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखें सजल हो गईं। हॉस्पिटल में जगन्नाथ जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई गई। राजू अच्छे से समझ गया। वापस घर आते हुए रास्ते में आकर दवाइयाँ और ज़रूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। कुछ दिनों में ही बाबूजी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किया करते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान बैठे थे व्यक्ति, और जगन्नाथ जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर ये सारा इंतज़ाम किया है। ये कहते हुए जगन्नाथ जी ने सावित्री जी को एक गिफ्ट उठाकर देते हुए, श्रीमती जी आपके लिए अपने पसंद की महंगी सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दे देता हूँ। जगन्नाथ जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। ये मेरे वकील दोस्त हैं केशव जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और ये जमुना प्रसाद जी, जिन्हें मैंने ये मकान 1,50,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटे और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जगन्नाथ जी आज बोलते जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। जगन्नाथ जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने दोनों बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। आज से मेरी हर एक चीज़ पर राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोता पोती के नाम करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने पर उनको मिल जाएगा।
और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे, और मेरे नाती पोतों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब जगन्नाथ जी बोले, तुम लोगों के पास 2 हफ्ते का समय है अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते बाद इस घर पर जमुना प्रसाद जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्य भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि ये सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया, जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय मैं भी तुम्हें सिर्फ पैसा ही दिखाई देता रहा था। मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ। कब तक जीता? ये तो राजू की सेवा का फल है, जो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। राजू ने बेटे का फर्ज निभाया है। फिर बेटे ने कहा, पिताजी, राजू नौकर है और उसे नौकर की ही जगह पर रखें। आपके बेटे हम हैं। बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर जगन्नाथ जी बोले, लेकिन इसने जो जीवन दान दिया है मुझे, मेरी और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है। दोनों बेटे माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत गलती हो गई माँ जी, बाबूजी, हम लोग आपके ही बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये भी तो ज़रा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन सावित्री जी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, ये बात तब याद आनी चाहिए थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, उनकी चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। आज दोनों बेटे और बहू के होश उड़ गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में जगन्नाथ जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।